अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने एफएससी पार्ट 1 लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है। इससे पहले कि हम देखें सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, हम थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपके पास लेट्स सपोज कोई एक पत्थर है जिसको आपने एक धागे से बांधा हुआ है। आप इससे सबने बचपन में ये कभी ना कभी काम किया होगा, किया नहीं है तो कभी देखा होगा कि एक पत्थर को एक धागे से बांध के उसे ऐसे ऐसे घुमाएं, तो हम क्या नोट करते हैं कि वो सर्कुलर पाथ में पत्थर मूव करता है। लेकिन अगर कभी वो धागा टूट जाए तो वो पत्थर जोन सा है वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाता है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये एक धागा है जिसकी लेंथ मैं कहती हूँ सपोज आर है, इसके एंड पे मैंने एक मैस एम को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, जब इसे पकड़ के मैं घुमाऊंगी तो ये कुछ इस तरह की सर्कुलर मोशन जो सी है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, सर्कल में मूव करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये रोप, ये धागा, ये रस्सी, इसको मैं दरमियान से तोड़ दूँ तो ये सर्कल में जाने की बजाय क्या करेगा, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर जाएगा। अगर यहाँ पे है तो ये टेंजेंट के अलॉन्ग यहाँ मूव कर जाएगा। लेट्स सपोज ये जो मैस है ये यहाँ पे था, उस टाइम आपका धागा टूटा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी ये है फिर ये सर्कल में नहीं जाएगा बल्कि एक स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि जब रस्सी के साथ ये पत्थर अटैच है या स्टोन अटैच है तो इसे सर्कल में मूव करवा रही है। क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ कि जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल मोशन को मेंटेन करती है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे। मतलब अगर उसके ऊपर नेट फोर्स कोई नहीं लग रही तो बॉडी अपनी ओरिजिनल मोशन को मेंटेन करती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो हर पॉइंट पे स्टोन की मोशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जो इसकी मोशन को चेंज कर रही है। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ तो कहता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये तो अपनी मोशन को मेंटेन करेगी। कोई भी बॉडी, अगर ये स्टोन है तो ये अपनी मोशन को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, जो कि हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब ये हम इसको धागे के साथ बांधेंगे या किसी रस्सी के साथ तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जब हम इसे घुमाएंगे। तो फिर ऐसी कौन सी फोर्स है जो इसे सर्कल में मूव करवा रही है, जो हर पॉइंट पे मोशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाए या किसी बॉडी को किसी बॉडी पे लगे इस तरह के वो सर्कल में मूव करे, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स की टाइप नहीं है। जैसे हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस तरह की फोर्स नहीं है, बल्कि हर केस के अंदर डिफरेंट फोर्सेस हैं जो एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती हैं। इस बात को मैं एग्जांपल से एलैबोरेट करती हूँ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि मेरे पास एक स्टोन है, इसको मैंने एक धागे के साथ बांधा है और इसको जब मैं मूव करवाऊंगी तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जैसे ही धागा टूटेगा ये सर्कल में मूव करना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि धागे का कोई रोल है, स्ट्रिंग है या धागा है, रस्सी है, वो उसका कोई रोल है जो स्टोन को क्या करवा रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है। तो हमें पता है कि धागे के अंदर कौन सी फोर्स होती है, टेंशन की फोर्स होती है, या हम सिंपल टेंशन कह सकते हैं कि धागे के अंदर टेंशन होती है। टेंशन क्या होता है, खिंचाव, पुलिंग फोर्स। जैसे इस टाइम इस जो मैस है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इस स्ट्रिंग पे एक खिंचाव की फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में। उस फोर्स को हम बोलते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन का नाम देते हैं। तो इस केस के अंदर जो टेंशन है ये एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब कि टेंशन जो सी है ये ऐसी फोर्स है जो इसको क्या करवा रही है, सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। तो हम कहेंगे कि टेंशन हमारी क्या है, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास ये अर्थ है और अर्थ के गिर्द डिफरेंट सैटेलाइट्स जो से हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सैटेलाइट भी तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा रही है, इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। तो हमें पता है कि अर्थ जो सी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस सैटेलाइट के ऊपर। अर्थ सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो इस सैटेलाइट को
सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ एक न्यूक्लियस की, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास न्यूक्लियस है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की मोशन भी मेरे पास सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या जो न्यूट्रॉन की, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स है, इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ये ऐसी फोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहाँ से हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कोई ऐसी फोर्स नहीं है जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, बल्कि डिफरेंट फोर्सेस एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती हैं। डिफरेंट फोर्सेस जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करवाती हैं बॉडी को, उन फोर्सेस को हम कहते हैं डिफरेंट केसेस में कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ से हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। होप सो कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम इसे डिफाइन करते हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन, स्ट्रेट पाथ ऑफ बॉडी is called सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को बेंड करवाती है सर्कुलर पाथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स नीडेड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ बॉडी इनटू सर्कुलर पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी इनटू सर्कुलर पाथ इस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स नीडेड टू बेंड, ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करवाने के लिए चाहिए, उस फोर्स को हमने क्या बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स बोला। जिसके हमने एग्जांपल्स डिफरेंट देख लिए हैं। किसी केस में टेंशन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, किसी में फ्रिक्शनल फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला। जो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एफ सी के साथ करते हैं। एफ से फोर्स, सी रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, और इसका फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। इस फार्मूला को हम आज के लेक्चर में डराइव करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है हमारे पास। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें इस बात का पता है। इसका यूनिट न्यूटन होता है। इसके डायमेंशंस भी हम लास्ट लेक्चर में फोर्स के डायमेंशन निकाल चुके हैं। ये भी तो एक फोर्स ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसके डायमेंशन भी वही हैं जो फोर्स की होती हैं। और फोर्स के डायमेंशन हमें पता है एम एल टी माइनस 2 होती है। तो हम अपना फार्मूला डराइव करते हैं कि ये फार्मूला मेरे पास कैसे आया। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के लिए हमने सपोज करना है कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे हम अपनी डायग्राम बना लेते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है और वह सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो लेट्स सपोज कि ये आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, सेंटर से इस बॉडी का रेडियस r है, ठीक है। और ये अपने याद रखना है कि जो बॉडी की स्पीड है, स्पीड वो कांस्टेंट है। और इस पॉइंट को हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज पॉइंट ए पे जो इस बॉडी की वेलोसिटी है वो v1 है। यहाँ से मैं वेलोसिटी को शो कर देती हूँ। ये मेरे पास इस पॉइंट पे इस बॉडी की वेलोसिटी है v1, और कुछ टाइम के बाद, लेट्स सपोज डेल्टा टी टाइम के बाद, इस बॉडी ने पॉइंट ए से मूव कर लिया कहाँ तक? पॉइंट बी तक। तो ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर गई। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। और पॉइंट बी पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। आपको पता है सर्कुलर पाथ में हमेशा जो बॉडी की वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट होती है।
अलॉन्ग द टेंजेंट। टेंजेंट हमें पता है कि एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करती है। तो क्योंकि मैस यहाँ पे है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे अगर मुझे इसकी वेलोसिटी शो करनी है तो मुझे पॉइंट ए पे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, और जो वेक्टर है वेलोसिटी की लेंथ है ये उसकी स्पीड के इक्वल होगी। ठीक है, तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी v1 है, पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या है इसकी v2 है, और बॉडी का जो मैस है वो m है, और इस सर्कल का रेडियस क्या है r, इसके सेंटर को हमने नाम दे दिया है ओरिजिन का, और बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब आप देख रहे हो कि वेलोसिटी क्या हुई है, बॉडी की चेंज हुई है। पहले v1 थी, बाद में क्या हो गई है v2, लेकिन मैं स्पीड कांस्टेंट कह रही हूँ, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और जबकि बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हम कहते हैं कि डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, डेल्टा टी टाइम में आ रहा है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब मुझे पता है, या हम कह लेते हैं कि ए से बी पॉइंट तक जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस एस है। ये डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है, ये डिस्टेंस एस है, और जो इस बॉडी की स्पीड है वो v है, और कितने टाइम में यहाँ इसने कवर किया है, डेल्टा टी टाइम में कवर किया है। तो हमें पता है कि अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी के इक्वल होता है। ठीक है, एस डिस्टेंस है जो बॉडी ने ए से बी तक जाते हुए कवर किया है, वी उस स्पीड है जिस स्पीड के साथ कवर किया है, डेल्टा टी टाइम है जिस टाइम में कवर किया है। यहाँ से अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास डेल्टा टी किसके इक्वल आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। डेल्टा टी की वैल्यू पुट करनी है मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसे देखते हैं क्या आएगा। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में डेल्टा टी की वैल्यू पुट करूंगी तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर एस ओवर वी। ये वी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू वी डेल्टा वी ओवर एस, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब मुझे इससे आगे क्या करना है, मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, उसकी जो साइड पी क्यू है वो इक्वल होगी V1 के, उसकी जो साइड पी आर है वो इक्वल होगी V2 के। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसकी जो साइड पी क्यू है दैट इज इक्वल टू V1, ये साइड कौन सी है पी क्यू, और जो साइड पी आर है दैट इज इक्वल टू V2, और ये मेरे पास V2 है। ठीक है, ये V1 वेलोसिटी, ये V2 वेलोसिटी, पी क्यू वेक्टर शो कर रहा है V1 वेलोसिटी को, पी आर वेक्टर शो कर रहा है V2 वेलोसिटी को। ठीक है, और अब वेलोसिटी में चेंज अगर मुझे फाइंड करना है तो वेलोसिटी पहले V1 थी, बाद में क्या हो गई V2, तो V1 से वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई है V2। तो ये मेरे पास फिर किसके इक्वल है, डेल्टा V के इक्वल है। आप इसे बाय हेड टू टेल देख भी सकते हैं कि V1 प्लस डेल्टा V दैट इज इक्वल टू V2, V1 प्लस डेल्टा V दैट इज इक्वल टू V2। यहाँ से अगर हम डेल V निकालें तो किसके इक्वल आता है, V2 माइनस V1, और मुझे पता है कि V2 माइनस V1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए इसने जो सेंटर के साथ एंगल बनाया, लेट्स सपोज ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो फिर V1 और V2 के दरमियान भी एंगल मेरे पास थीटा होगा। क्यों, मैथ्स का एक रूल है कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा है, उन दोनों लाइंस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उनके परपेंडिकुलर के दरमियान भी वही एंगल होगा जो उन दो लाइंस के दरमियान है। जैसे अब ये आपको पता है सर्कल का रेडियस है, और सर्कल का रेडियस थ्रू आउट सेम होता है, और ये मैंने क्या ड्रॉ किए हैं, वेलोसिटीज ड्रॉ किए, और वेलोसिटीज हमेशा टेंजेंट होती हैं, और हमें ये पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल भी 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। तो अगर मेरे पास ये वाली और ये OA और OB दो लाइन से, इनके दरमियान एंगल कितना बनाया था मैंने, थीटा।
तो ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया V1, ओ बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया V2, तो फिर V1 और V2 के दरमियान भी एंगल कितना होगा, जो इन दो लाइंस के दरमियान था, एंगल थीटा। तो यहाँ से मैंने कहा कि मेरे पास ये वाला एंगल कितना है, एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ डेरिवेशंस करनी है। अब यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, एक ट्राइंगल है PQR और दूसरी ट्राइंगल है OA और B। अगर A और B से मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो एक ट्राइंगल बन रही है OAB और एक ट्राइंगल बन रही है PQR। अब ये देखो OA आपके पास साइड इक्वल है OB के, क्योंकि दोनों क्या हैं, ट्राइंगल के सर्कल के रेडियस हैं। तो OA किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल OA एंड B, OA साइड किसके इक्वल है, OB के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस, और एक ही सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं, यही सर्कल की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सो ट्राइंगल OAB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर कौन सी ट्राइंगल बनी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरह अगर मैं देखूं ट्राइंगल PQR को, ट्राइंगल PQR, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल PQR, जो मेरे पास PQ की लेंथ है वो PR की लेंथ के इक्वल है। कैसे इक्वल है, हमने कहा था कि दोनों जो मेरे पास बॉडी है वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो अगर इस वेलोसिटी की मैं लेंथ की बात करूं तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर की मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूं, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, स्पीड के। तो फिर मेरे पास PQ और PR दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ PQ दैट इज इक्वल टू PR। ये दोनों लेंथ्स क्या है मेरे पास, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने कहा कि जो मेरी बॉडी है यानी कि V1 की मैग्नीट्यूड और V2 की मैग्नीट्यूड के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। और हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज ये स्पीड V है। ठीक है, इससे पहले हमने V यूज़ भी किया है कांस्टेंट स्पीड के लिए, तो हमने इन दोनों की लेंथ्स को किसका नाम दे दिया, V का। तो अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये भी मेरे पास कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो हेंस ट्राइंगल PQR इज आल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अब मेरे पास दो ट्राइंगल जोन सी हैं, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स जिनकी दो साइड्स इक्वल हो और उन साइड्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो भी क्या हो, दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो, तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब आपके पास ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और दो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर दो एक एंगल भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेंस triangle OAB and triangle PQR are similar triangles। अब सिमिलर और इक्वल में डिफरेंस होता है। इक्वल ट्राइंगल्स होती हैं जो साइज में भी इक्वल है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी शेप एक जैसी है लेकिन हो सकता है वो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल ना हो। और सिमिलर ट्राइंगल्स की अगर हम साइड्स की रेशो लें तो वो दोनों की क्या आती है, हमारे पास इक्वल आती है। जैसे अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट आपको इस तरह से क्लियर करूं कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, मैं कहती हूँ कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं इसकी लेंथ 2-2 कह देते हैं। लेंथ क्या है दोनों की, तीनों की 2-2 है। अगर मैं इसकी तीनों लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ
तो उसकी शेप तो नहीं चेंज होगी, शेप तो ऐसी है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन इसकी साइड की लेंथ क्या है, इससे ज़्यादा। अब ये दो इक्वल ट्राइंगल्स नहीं है, इक्वल तब होती है जब इनकी साइड्स की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। लेकिन क्योंकि इनकी शेप एक जैसी है तो मेरे पास ये क्या है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अगर इनकी मैं साइड की रेशो लूँ तो दोनों ट्राइंगल्स की मेरे पास इक्वल आएगी। जैसे इन दोनों साइड्स की अगर मैं रेशो लेती हूँ तो 2/2, और इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड्स की रेशो लेती हूँ तो 4/4। तो इनकी रेशो देखो, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 1:1। तो आपके पास इनकी रेशो क्या है, इक्वल है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सिमिलर ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स की अगर हम रेशो लें तो हमारे पास क्या आती है, इक्वल आती है। और मुझे ये पता है कि मेरे पास PQR और OAB ट्राइंगल क्या हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे इनकी रेशो लेते हैं। ओके, तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल PQR में मैं इसकी दो साइड्स की रेशो ले रही हूँ। लेट्स सपोज मैं साइड कंसिडर कर रही हूँ QR और दूसरी साइड है मेरे पास PQ। तो इन दो की मैं रेशो लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, QR/PQ, दो साइड्स की रेशो है। अगर मैं ट्राइंगल OAB की भी, मुझे वही दो साइड्स लेनी पड़ेंगी। तो मेरे पास एक साइड है AB और दूसरी साइड है मेरे पास OA। तो मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशो लिया, क्योंकि ये सिमिलर है तो इनकी रेशो क्या होगी, मेरे पास इक्वल होगी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। QR किसके इक्वल है, मेरे पास ΔV के इक्वल है। यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया, ΔV। और PQ लेंथ मेरे पास किसके इक्वल है, ये V के इक्वल है, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे लिखा था कि मेरे पास V1 वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल है V2 वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, और इसको हमने नाम दिया था V का। तो फिर मेरे पास PQ लेंथ किसके इक्वल है, V के इक्वल है। अब AB साइड मेरे पास किसके इक्वल है, ये मुझे नहीं पता। मैंने AB आर्क को S का नाम दिया है, AB साइड का मुझे नहीं पता, इसलिए मैं AB को एज इट इज लिख लेती हूँ। और OA मेरे पास किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ΔV/V इज इक्वल टू AB/R के इक्वल आ गया। ओके, अब AB की मैंने वैल्यू पुट करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं पॉइंट B को A के पास लेती हूँ, A के क्लोज कर दूँ, इतना क्लोज कर दूँ कि ये जो आर्क और स्ट्रेट लाइन है ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएं, तो फिर मैं इस साइड को, ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं S कह सकती हूँ। कब कह सकती हूँ, जब मैं पॉइंट B को A के इतना पास ले आऊँ। लेट्स सपोज कि मैं पॉइंट B को यहाँ पे ले आऊँ। अब यहाँ पे देखो, आर्क और स्ट्रेट लाइन ये दोनों सेम हो गई हैं, तो B को इतना पास ले आऊँ कि ये जो आपके पास आर्क है और ये स्ट्रेट लाइन दोनों इक्वल हो जाए। उस टाइम मैं AB की जगह क्या लिख सकती हूँ, S लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी टाइम के ऊपर कि ΔT अप्रोचेस टू 0। इतने छोटे इंटरवल के बाद हम अगली ऑब्जर्वेशन ले लें कि पॉइंट B जो है पॉइंट A के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो फिर हम लिमिट लगाएंगे कि बाय अप्लाइंग लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0। जब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0, AB आर्क, ये AB साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उस टाइम हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। तो फिर हम इस रेशो को, इसकी जगह AB की जगह S लिखेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा ΔV/V इज इक्वल टू S/R। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने पीछे इक्वेशन लिखी थी, वो इक्वेशन मेरे पास थी A इज इक्वल टू V ΔV/S। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेती हूँ, A इज इक्वल टू V ΔV/S। ये इक्वेशन हमने पीछे यहाँ तक हमने छोड़ के आगे ट्राइंगल्स को हमने कंपेयर वगैरह करके ये रेशो निकाल लिया है। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर मुझे ΔV/S की वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह दें आप। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करें, S को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ΔV/S इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V इधर चले जाएगा तो V/R। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, A इज इक्वल टू V, ΔV/S की जगह क्या आ जाएगा, V/R। तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू V² /R।
तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो जो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू v²/r। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब शुरू में मैंने लिखा था तो वो एवरेज एक्सेलरेशन थी, ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब जो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है ये इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। जब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट क्या लगाई कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो उस टाइम जो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की होगी, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, यानी कि किसी एक लम्हे की एक्सेलरेशन। और हम किस लम्हे की बात कर रहे हैं, एट पॉइंट ए। तो फिर इस ए को मैं क्या लिखूंगी कि ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डिफाइन भी लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट traveling with uniform speed in a circle is directed towards the center of the circle is called centripetal acceleration। अब एक्सेलरेशन मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सर्कल कैसे है, ठीक है। एक बात तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट है। अगर कोई आपके पास v के अलोंग कंपोनेंट होता एक्सेलरेशन का, तो जो बॉडी है इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी v के अलोंग भी होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, रेडियल कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास जो पी क्यू साइड है ये किसके परपेंडिकुलर है, ओ ए के। पी आर साइड किसके परपेंडिकुलर है, ओ बी के। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो क्यू आर साइड है ये किसके परपेंडिकुलर है, ये ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर है, या ए बी का जो बाइसेक्टर है क्यू आर साइड उसके पैरेलल है। और आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है इसकी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से हम फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन of an object traveling with uniform speed in a circle traveling with uniform speed in a circle, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, is directed towards the center of the circle, is directed towards the center of circle and is called the centripetal acceleration, ठीक है। तो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी ऐसी ऑब्जेक्ट की जो सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, और ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, अब ये मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह दें या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हमने सेंट्रीपिटल बोला है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आई है, v²/r आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कि हमारे पास F इज इक्वल टू ma, जो नेट फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होती है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो Fc किसके इक्वल होगा, m इंटू ए सी। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूँ, उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो जो फोर्स आएगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो इसको भी हमने किसका नाम दिया, इंस्टेंटेनियस को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया इस डेफिनेशन में। तो इसकी वैल्यू पुट करनी है मैंने इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Fc इज इक्वल टू m इंटू v²/r। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा Fc इज इक्वल टू mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने ड्राइव करना था जो कि हमने कर लिया है, Fc इज इक्वल टू mv²/r। ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, और इसके डायमेंशंस भी हमने कहा था कि जो फोर्स के डायमेंशन है ऑब्वियसली ये भी फोर्स है, तो mlt-2। लेकिन क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फिर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो हम एक रिलेशन पीछे पढ़ के आए हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसको हम पुट कर देते हैं, तो Fc इज इक्वल टू m/r, v की जगह क्या लिखेंगे, r ओमेगा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, m/r r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r से r कैंसिल करेंगे तो mr ओमेगा का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या बन गया, Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो है,
लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड लिखी। अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा एफ सी के ऊपर, लेकिन वी स्केयर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली वी का जब स्केयर कर दिया तो ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे माइनस आर कैप। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर है। जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करती है।